नमस्कार। आज हम बात करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉमन बिट डॉक्यूमेंट की। कॉमन बिट डॉक्यूमेंट एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि प्रोजेक्ट की अलग-अलग फेजेस में इस्तेमाल होता है। इसको अलग-अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है एज पर अलग-अलग जो फेजेस हैं प्रोजेक्ट की। इन्हें हम डिटेल में आगे जानेंगे। ये डॉक्यूमेंट 7 अलग-अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। जो जिसमें इसमें फर्स्ट सेक्शन है इंट्रोडक्शन टू बिडर्स। इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर स्कोप ऑफ बिड, एलिजिबल बिडर्स, क्वालिफिकेशन ऑफ बिडर्स, बिडर डॉक्यूमेंट्स, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। इसी के साथ में प्रिपरेशन ऑफ बिड्स, किस तरह से बिड्स बनाई जानी चाहिए, किस तरीके से उनको सबमिशन होना चाहिए, देन बिड ओपनिंग एंड अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अवार्ड जो प्रोजेक्ट होगा वो किस तरीके से होगा इसमें। इसी में हमारा सेक्शन 2 है क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन। इसके अंदर हमारा एक फॉर्म दिया गया है जिसमें क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल्स हैं जो कि फिल किया जाना है टेंडर के टाइम पे। इसके बाद में हमारा आता है सेक्शन 3 जो कि है कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट डेटा। इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर बहुत सारे अलग अलग क्लॉजेस हैं जो कि रिस्क से रिलेटेड है, रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एंड रिस्क ऑफ एम्प्लॉयर। देन साइट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, पोजेशन ऑफ साइट, फिर उसके बाद में है टाइम कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, जिनके बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद में आता है फिनिशिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट होते टाइम इसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किन क्लॉजेस को इंपॉर्टेंस देनी है, ये उसके बारे में बात करता है, जिन्हें और हम आगे अभी फर्दर डिटेल में देखेंगे। इसके बाद में हमारा फोर्थ नंबर पे आता है सेक्शन 4A एंड 4B, जिसमें 4A है हमारा डिटेल्ड स्कोप ऑफ वर्क। ये सिर्फ टर्न की वर्क्स के केसेस में यूज होता है। देन 4B आता है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क। काम के अकॉर्डिंग, अगर ये रोड का काम है तो उसके अकॉर्डिंग टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इसमें डिफाइन होता है। अगर ये बिल्डिंग का काम है तो उसके अकॉर्डिंग टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डिफाइन होता है, जो कि ये सारी चीजें हम सेक्शन 4B में डिफाइन करते हैं। इसके बाद में हमारा फिफ्थ सेक्शन आता है जो कि सेक्शन 5। इसमें हमारा जो वर्क होता है, इसमें उससे रिलेटेड जो भी ड्राइंग्स हैं इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। इसके बाद में आता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 में है बिल ऑफ क्वांटिटीज। तो जो भी हमारा प्रोजेक्ट के अंदर जो भी आइटम डिस्क्रिप्शन होगा और उनकी जो क्वांटिटीज होंगी वो सेक्शन 6 में प्रोवाइड की जाएंगी, और उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा टेंडर होगा और जो कॉन्ट्रैक्टर बिड करेगा वो सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग ही करेगा। इसके बाद में हमारा आता है सेक्शन 7, जिसके अंदर हमारे अलग अलग फॉर्मेट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, LOI का है, और बाकी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी का है, और बाकी अदर फॉर्मेट्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। ये सभी 7 सेक्शन की डिटेल्स जानने के बाद अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, जो कि है प्रेस नोटिस। प्रेस नोटिस हमें प्रोवाइड किया जाता है DNIT के टाइम पे, जिसे हम फर्दर अभी डिटेल में देखेंगे। इस प्रेस नोटिस में अलग अलग इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। उसका नोटिस इनवाइटिंग टेंडर का नंबर प्रोवाइड किया जाता है और उसमें उसकी डेट प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद में इसमें कंडीशन ऑफ पार्टिसिपेशन की कोई भी कॉन्ट्रैक्टर इसमें उसका लॉगिन आईडी होना चाहिए और वो हरियाणा वर्क्स पोर्टल की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके बाद में इसका नेम ऑफ वर्क, जो भी हमारा प्रोजेक्ट का नाम है और डिटेल्स है वो प्रोवाइड की जाती हैं। प्रोजेक्ट की टाइम लिमिट क्या है, देन टेंडर की सबमिशन की लास्ट डेट क्या है। इसके बाद में प्री बिड जो मीटिंग होनी है उसका डेट एंड टाइम और वो कहाँ पे कंडक्ट की जाएगी, और इस तरह की फर्दर इंफॉर्मेशन या फिर जो फर्दर टेंडरिंग का शेड्यूल है वो किस जगह पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद में हम अभी सभी क्लॉसेस को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। क्लॉज 39, कोई भी टेंडरिंग डिपार्टमेंट क्लॉज 39 में डिपार्टमेंट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या वर्क रिलेटेड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक या उससे ज्यादा क्लॉज ITB में ऐड कर सकता है। इस तरह के टेंडर का टेक्निकल इवेल्युएशन क्लॉज 39 में मेंशन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग किया जाएगा, और
क्वालिफाइंग बिडर्स की ही फाइनेंशियल बिड ओपन की जाएगी। परफॉर्मेंस बैंक गारंटी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक इशू करता है और ये क्लाइंट के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी का काम करता है। इस सिक्योरिटी से क्लाइंट इंश्योर करता है कि कॉन्ट्रैक्टर अपने सारे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस पूरे करेगा। सेलेक्ट किए हुए L1 कॉन्ट्रैक्टर को अनकंडीशनल और इर्रिवोकेबल पीवीजी सबमिट करनी होती है। इस पीवीजी की वैल्यू 5% कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू प्लस एडिशनल सिक्योरिटी के बराबर होती है। ये सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर को LOA इश्यू होने के 15 दिन के अंदर डिपॉजिट करनी होती है। पीवीजी की वैलिडिटी डीएलपी कम मेंटेनेंस पीरियड के 45 डेज के बाद तक होती है और एडिशनल सिक्योरिटी की वैलिडिटी सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन के 28 डेज बाद तक होती है। ये परफॉर्मेंस बैंक गारंटी का एक पिक्टोरियल व्यू है जहां पर हमने दिखाया हुआ है कि एलओए इशू होने के डे 1 पे कॉन्ट्रैक्टर को अपनी पीबीजी सबमिट करनी होती है। अगर डे 7 तक कॉन्ट्रैक्टर अपनी पीबीजी नहीं सबमिट करता है तो उन्हें एक रिमाइंडर मेल जाता है और अगर कॉन्ट्रैक्टर 15 दिन होने पर अपनी पीबीजी सबमिट नहीं करता है तो डिपार्टमेंट उनका अलॉटमेंट कैंसिल करके कॉन्ट्रैक्टर को डिबार कर देता है। एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी उस केस में सबमिट करनी होती है जब कॉन्ट्रैक्टर की बिड प्राइस ऑफर नेगेटिव साइड पे हो एज कंपेयर विद प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट। हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट 100 रुपीज है और कॉन्ट्रैक्टर 90 रुपीज बिड प्राइस ऑफर करता है तो वो बिड 10% नेगेटिवली अनबैलेंस्ड होती है। जो प्राइस ऑफर किया है कॉन्ट्रैक्टर ने वो नेगेटिवली अनबैलेंस्ड होता है। अगर कोई भी बिड नेगेटिवली अनबैलेंस्ड है 10% ऑफ द एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, उस केस के अंदर कोई भी एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है। बट जो सेकंड केस है जहां पे आपकी बिड कोई भी कॉन्ट्रैक्टर बिड प्रोवाइड करता है जो कि नेगेटिवली अनबैलेंस्ड है 10 से 20% के बीच में, उस केस में एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 20% की प्रोवाइड की जाती है। ये जो 20% की एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है, इट इज ओवर एंड अबव the performance security which is already provided by the contractor, which is 5% of the contract amount, जो कि 5% कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट के बाद में ये एडिशनल 20% प्रोवाइड की जाती है। अगर हमारी कोई भी जो बिड है वो नेगेटिवली अनबैलेंस्ड होती है 20% से ऊपर, तो उस केस में एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो है 30% ऑफ द बिलो कोटेड बाय परसेंटेज बिलो कोटेड बाय द सब कॉन्ट्रैक्टर उस अमाउंट की प्रोवाइड की जाती है। माइलस्टोन डेट्स प्रोजेक्ट को 4 माइलस्टोन्स में डिवाइड किया गया है। ये माइलस्टोन हमें हेल्प करते हैं प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने में और चेक करने में हमारा प्रोजेक्ट टाइम ऑन टाइम चल रहा है या टाइम से पीछे चल रहा है। इसमें इसको इस तरह से मेजर किया जाता है। हमारा जो माइलस्टोन 1 है, 20% हमारी फिजिकल प्रोग्रेस कंप्लीट हो जानी चाहिए 25% टाइम के अंदर। सेकेंड, 50% काम हमारा खत्म हो जाना चाहिए 50% टाइम के अंदर। तीसरा माइलस्टोन 75% फिजिकल प्रोग्रेस हमारी खत्म हो जानी चाहिए 75% टाइम के अंदर। और फोर्थ माइलस्टोन हमारा 100% फिजिकल प्रोग्रेस खत्म हो जानी चाहिए 100% टाइम के अंदर। इन केस कॉन्ट्रैक्टर फेल हो जाता है इनमें से किसी भी माइलस्टोन को अचीव करने के लिए, तो सीबीडी हमें अलाउ करता है उसे फर्दर पेनलाइज करने के लिए, जो कि फॉर्म में होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस के। ये लिक्विडेटेड डैमेजेस हम कॉन्ट्रैक्टर को चार्ज कर सकते हैं या उसका कोई बिल ड्यू है या फिर कोई अमाउंट ड्यू है उसमें से एट द एंड ऑफ एवरी माइलस्टोन, या फिर अगर उसका कोई सम ड्यू नहीं है या बिल ड्यू नहीं है तो ये पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो उसकी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी या फिर एडिशनल सिक्योरिटी में से भी उसे चार्ज किया जा सकता है, जो कि विद इन स्टेट गवर्नमेंट वो जो भी काम कर रहा है उनमें से।
आइए इसमें आगे देखते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस किस तरह से कैलकुलेट। दोनों में से जिस भी फॉर्मूला से लिक्विडेटेड डैमेज की कैलकुलेशन की जाए उसमें यह ध्यान रखा जाए कि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को 10% ऑफ द बैलेंस अमाउंट ऑफ वर्क से ज्यादा हम लोग लिक्विडेटेड डैमेज चार्ज नहीं कर सकते हैं। अगर वो पूरे काम के लिए चार्ज किया जाता है तो जो बैलेंस वर्क है उसका 10% से ज्यादा हम उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। वहीं पे अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कोई भी माइलस्टोन अचीव नहीं किया है तो वो माइलस्टोन को अचीव करने में जितनी बैलेंस क्वांटिटी रह गई है या फिर जितना बैलेंस अमाउंट रह गया है उसके 10% से ज्यादा हम उसे चार्ज नहीं कर सकते हैं एक बार में। अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को लगता है किसी भी समय पर कि उसे जो लिक्विडेटेड डैमेज चार्ज किया गया है वो उसकी गलती से चार्ज नहीं किया गया है या फिर कोई एक्सटर्नल रीजन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल था जिसकी वजह से वो अपना माइलस्टोन अचीव नहीं कर पाया या फिर काम अचीव नहीं कर पाया, उस पर्टिकुलर केस के अंदर एक कंपीटेंट अथॉरिटी पहले से डिफाइन की हुई है सीबीडी में, जो कि लिक्विडेटेड डैमेजेस को डेफर कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, वेव ऑफ कर सकती है। कॉन्ट्रैक्टर कंपीटेंट अथॉरिटीज को अपनी अपील रेज कर सकता है डेफरमेंट, रिडक्शन या वेव ऑफ कराने के लिए एलडी का। अगर उसके कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट 1 करोड़ तक है तो वो एससी को अपनी एप्लीकेशन रेज कर सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो वो अपील चीफ इंजीनियर को भेजी जा सकती है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट 10 करोड़ के ऊपर है तो इंजीनियर इन चीफ को वो एप्लीकेशन भेजी जाती है। अगला क्लॉज है टाइम एक्सटेंशन। टाइम एक्सटेंशन सिर्फ उसी क्लॉज में दिया जाता है जब कोई वैलिड रीजन हो जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हुआ हो और अपने ओरिजिनल शेड्यूल टाइम फ्रेम पे खत्म ना हो पाया हो। इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, ये अनफोर्सीन डिलेज हो सकते हैं, स्कोप में चेंज हो सकता है, शुरू में प्रोजेक्ट के स्टार्ट में कुछ एक स्कोप था, बाद में स्कोप चेंज हो गया, रिसोर्स के कंस्ट्रेंट हो सकते हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह का कोई क्लॉज है जिसकी वजह से डिले प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने में डिले हुआ या फिर परमिशंस या अप्रूवल्स में टाइम लग गया जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हुआ। चेंज इन रेगुलेशंस, गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशंस जो पहले से डिफाइंड थे उनमें कोई चेंज आया हो या बदलाव आया हो जिसकी वजह से प्रोजेक्ट की टाइमलाइन अफेक्ट हुई हो। क्लाइंट और स्टेक होल्डर डिलेज, क्लाइंट की तरफ से किसी परमिशन का डिले या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेक होल्डर की वजह से डिले जिसके कारण प्रोजेक्ट टाइम पे खत्म ना हो पाया हो। वेदर कंडीशन जो कि बारिश या बाढ़ या फिर अर्थक्वेक इस तरह की कुछ कंडीशन हो सकती हैं या फिर और भी कंडीशंस हो सकती हैं जिनकी वजह से प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट ना हो पाया हो। लेबर इश्यूज, लेबर स्ट्राइक या फिर इस तरह के कुछ क्लॉजेस हैं और फोर्स मेजर इवेंट्स। टाइम एक्सटेंशन को किस तरह से मांगा जाए या किस तरह से उसकी एप्लीकेशन डाली जाए उसके कुछ स्टेप्स हैं आगे। कॉन्ट्रैक्टर टाइम एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेगा विद फुल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जिसमें उसमें रीजन स्टेट करेगा किस वजह से डिले हुआ, उसके क्या कारण थे और उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा। ये एप्लीकेशन फर्दर इंजीनियर के पास में जाएगी और फर्दर अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी कंपिटेंट अथॉरिटी टाइम एक्सटेंशन ग्रांट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर कैलकुलेशन विद इन 56 डेज ऑफ अप्लाइंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर के अप्लाई करने के 56 डेज के अंदर टाइम एक्सटेंशन अगर वो एलिजिबल है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ओके हैं तो उसको टाइम एक्सटेंशन दिया जाएगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अर्ली वार्निंग डिले नहीं देता है या फिर जो उसके पार्ट पे डिले हुआ है जिस वजह से उसको डील करने में सक्षम नहीं होता है तो वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन काउंट नहीं किया जाएगा नई कंप्लीशन डेट प्रोवाइड करने के लिए। इंजीनियर को 14 दिन के अंदर पूरा जस्टिफिकेशन मिलने के बाद में वो फर्दर एप्लीकेशन एम्प्लॉयर को भेजेगा टाइम एक्सटेंशन के लिए।
इंजीनियर से एम्प्लॉयर को एप्लीकेशन रेफर की जाएगी एंड विद इन 14 डेज एम्प्लॉयर फर्दर कंपिटेंट अथॉरिटीज को एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा डिसीजन ग्रांट करने के लिए टाइम एक्सटेंशन के ऊपर। कंपिटेंट अथॉरिटीज केस को रिव्यू करेंगी एंड अगर कंपिटेंट अथॉरिटीज 28 दिन के अंदर टाइम एक्सटेंशन ग्रांट करने नहीं करते हैं तो इस मैटर पे फर्दर टाइम एक्सटेंशन नहीं ग्रांट किया जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर फर्दर उसमें के डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम में अपील कर सकता है। क्वालिटी कंट्रोल, किसी भी प्रोजेक्ट में क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी भी प्रोजेक्ट की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कुछ इस तरह से स्टेप्स फॉलो किए जाने चाहिए। इंजीनियर इंचार्ज कॉन्ट्रैक्टर का हर वर्क चेक करे और कोई भी उसे डिफेक्ट मिलता है तो कॉन्ट्रैक्टर को नोटिफाई करे। साथ ही में कॉन्ट्रैक्टर को नोटिफाई करे डिफेक्ट ढूंढने के लिए और टेस्ट कंडक्ट करवाए जहां पर इंजीनियर को लगता है कि डिफेक्ट पॉसिबल है या डिफेक्ट हो सकता है। इसी के साथ रेलेवेंट स्पेसिफिकेशंस में जो टेस्ट डिस्क्राइब किए गए हैं, प्रिस्क्राइब किए गए हैं, वो कंडक्ट करवाएं वो डिफेक्ट्स को चेक करने के लिए। इस कंडीशन में इंजीनियर कोई भी ऐसा टेस्ट प्रिस्क्राइब करता है जो कि स्पेसिफिकेशन में मेंशन नहीं है और कॉन्ट्रैक्टर उस टेस्ट को कंडक्ट करता है और डिफेक्ट मिलता है, उसमें डिफेक्ट पॉजिटिव पाया जाता है, तो उस तरह के टेस्ट का जो पेमेंट है वो कॉन्ट्रैक्टर ही करेगा। इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस इशू करेगा डिफेक्ट्स की मेंटेनेंस के लिए, जो कि या तो उसकी खुद के नोटिस में आते हैं या उसे नोटिफाई किए जाते हैं और ये कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है कि वो जो डिफेक्ट्स उसे नोटिफाई किए गए हैं वो उन्हें रिमूव करे, जो कि पीरियड मेंशन किया गया है इंजीनियर के द्वारा, और कंप्लायंस रिपोर्ट साथ में सबमिट करे। कोई भी डिफेक्ट जो इंजीनियर के द्वारा नोटिफाई किया गया है कॉन्ट्रैक्टर को एंड इंजीनियर के नोटिस में एक टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया गया है उसे करेक्ट करने का, अगर कॉन्ट्रैक्टर उस टाइम पीरियड के अंदर उस डिफेक्ट को रेक्टिफाई नहीं कर पाता है तो इंजीनियर उस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए कॉस्ट असेस करेगा एंड कॉन्ट्रैक्टर को उस कॉस्ट का डबल पे करना होगा और वो अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर अगर पे करने में फेल हो जाता है तो वो अमाउंट रिकवर किया जाएगा रनिंग बिल से या सिक्योरिटी अमाउंट से, या अगर ये अमाउंट फिर भी ज्यादा होता है तो ये परफॉर्मेंस सिक्योरिटी से रिकवर किया जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल के बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बिल ऑफ क्वांटिटीज। Bill of quantities contain items for the construction, installation, testing and commissioning works to be done by the contractor. जो ये बिल ऑफ क्वांटिटी है वो यूज होती है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए और कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट होता है उन क्वांटिटीज के लिए जो बीओक्यू में मेंशन है और जो रेट्स जो कि बीओक्यू में मेंशन है अगेंस्ट ईच ऑफ द आइटम। रिटेंशन मनी, एम्प्लॉयर को हर रनिंग बिल से 6% रिटेन करना है कॉन्ट्रैक्टर के जब तक उसका सारा काम खत्म नहीं हो जाता। कॉन्ट्रैक्टर का पूरा काम खत्म होने के बाद में जो उसका रिटेंशन मनी होल्ड किया गया है उसका 50% पेमेंट किया जाना है और जो बचा हुआ 50% रिटेंशन मनी है वो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड पास होने के बाद और ये इंजीनियर के इंश्योर करने के बाद कि सारे डिफेक्ट्स जो इंजीनियर ने नोटिफाई किए हैं वो करेक्ट किए जा चुके हैं उसके बाद में रिलीज किया जा सकता है। पूरा काम खत्म होने के बाद में सीबीडी में कॉन्ट्रैक्टर को ये प्रोविजन भी दिया गया है कि वो अपने रिटेंशन मनी को सब्सटीट्यूट कर सकता है ऑन डिमांड बैंक गारंटी या एफडीआर से। फिनिशिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें फर्स्ट पार्ट है कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। इसमें कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर को रिक्वेस्ट करता है सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इशू करने के लिए और इंजीनियर इंश्योर करता है कि काम कंप्लीट हो चुका है और 21 डेज के अंदर या फिर
एक रीजनेबल पीरियड के अंदर इंजीनियर को सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इशू करना होता है। टेकिंग ओवर, इंजीनियर के सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इशू किए जाने के 7 दिन के अंदर एम्प्लॉयर को वर्क्स टेक ओवर करना होता है, बट कॉन्ट्रैक्टर अपने डिफेक्ट लायबिलिटी कम मेंटेनेंस पीरियड के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद इंजीनियर सर्टिफिकेट ऑफ क्लियरेंस ऑफ डिफेक्ट लायबिलिटी कम मेंटेनेंस पीरियड इशू करता है और इसके इशू किए जाने के 7 दिन के अंदर एम्प्लॉयर को मेंटेन्ड वर्क टेक ओवर करना होता है। इसमें लास्ट पार्ट है सब्सटेंशियल कंप्लीशन। अगर कोई भी वर्क इतना कंप्लीट हो गया है कि वो एम्प्लॉयर उस वर्क को गेनफुली यूटिलाइज कर सके और बचा हुआ काम मेन प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्टर को सब्सटेंशियल कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है। डिफेक्ट लायबिलिटी कम मेंटेनेंस पीरियड एक स्पेसिफाइड पीरियड है जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद में स्टार्ट होता है। इसकी जो ड्यूरेशन या पीरियड है वो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में या स्पेशल टर्म्स एंड स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन की जाती है। इस पीरियड के दौरान प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी डिफेक्ट आता है तो उस डिफेक्ट को सही करने की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की होती है और उसे सेम स्टैंडर्ड पे ये डिफेक्ट फिक्स करना होता है जिसकी क्वालिटी पहले से फिक्स की गई है या कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में एग्री की गई है। किसी भी तरह का डिफेक्ट जो एग्जीक्यूशन पीरियड में नोटिस किया गया है और वो डिफेक्ट लायबिलिटी कम मेंटेनेंस पीरियड स्टार्ट होने तक अगर खत्म नहीं किया जाता है तो इंजीनियर रिटन में कॉन्ट्रैक्टर को नोटिफाई करेगा डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड स्टार्ट होने से पहले। अगर कोई भी डिफेक्ट लायबिलिटी कम मेंटेनेंस पीरियड के अंदर एनकाउंटर किया जाता है और वो उस पीरियड के अंदर फिक्स नहीं किया जाता है तो इसमें एक प्रोविजन होता है कि डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है जब तक वो डिफेक्ट करेक्ट ना किया जाए। जब भी कोई डिफेक्ट कॉन्ट्रैक्टर को नोटिफाई किया जाएगा तो इंजीनियर साथ में उसके एक टाइमलाइन प्रोवाइड करता है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर को वो डिफेक्ट करेक्ट करना है। अगर उस टाइम पीरियड के अंदर कॉन्ट्रैक्टर वो डिफेक्ट को करेक्ट नहीं कर पाता है तो इंजीनियर वो डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए कॉस्ट एस्टिमेट करेगा, कॉस्ट असेस करेगा और कॉन्ट्रैक्टर को वो अमाउंट पे करना होगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तब तक पूरा नहीं माना जाएगा या कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक डिफेक्ट लायबिलिटी का मेंटेनेंस पीरियड सर्टिफिकेट इंजीनियर साइन नहीं कर देता है। कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर को एक डिटेल्ड अकाउंट बनाकर देगा। इस रिपोर्ट में कॉन्ट्रैक्टर मेंशन करेगा कि कितना अमाउंट उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के अंडर पेएबल है। ये रिपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर डीएलपी पीरियड खत्म होने से पहले सबमिट करेगा। डिफेक्ट लायबिलिटी का मेंटेनेंस पीरियड खत्म होने के बाद में कॉन्ट्रैक्टर अपने अकाउंट डिटेल सबमिट करेगा जहां पर वो मेंशन करेगा उसे कोई फर्दर पेमेंट की जानी है या नहीं एंड विद इन 56 डेज इंजीनियर वो अकाउंट डिटेल्स को वेरीफाई करेगा और ये चेक करेगा वो सही है या नहीं। अगर वो सही होती है तो इंजीनियर एक डिफेक्ट लायबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करेगा और साथ ही में सर्टिफाई करेगा कि कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पेमेंट की जानी है। अगर ये अकाउंट डिटेल्स सही नहीं होती हैं तो विद इन 56 डेज इंजीनियर एक स्कोप ऑफ करेक्शन या फिर एडिशनल जो करेक्शंस रिक्वायर्ड हैं उसकी एक लिस्ट इशू करेगा कॉन्ट्रैक्टर को। इसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर को एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम दिया जाएगा जिसमें उसे वो डिफेक्ट्स करेक्ट करने हैं एंड उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर अपना एक रिवाइज्ड अकाउंट सबमिट करेगा जिसे इंजीनियर 56 डेज में वेरीफाई करेगा और अगर इंजीनियर को उस पीरियड में लगता है कि जो रिवाइज्ड अकाउंट सबमिट किया गया है उतना अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर को नहीं पे किया जाना है तो उसमें इंजीनियर अपनी कैलकुलेशन करके फाइनल अमाउंट डिसाइड करेगा जो कॉन्ट्रैक्टर को पे किया जाएगा। साथ ही में इंजीनियर एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा। ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करने के 21 दिन के अंदर कॉन्ट्रैक्टर को अपना फाइनल बिल जो कंस्ट्रक्शन का है वो सबमिट करना होगा।
और फर्दर 21 दिन के अंदर इंजीनियर उस बिल को प्रोसेस करेगा और पास करेगा फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। इसी के साथ हम आगे देखते हैं किन केसेस में एक कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जा सकता है। कोई भी पार्टी एम्प्लॉयर या कॉन्ट्रैक्टर में से अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकती है अगर उसे लगता है कि दूसरी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट का फंडामेंटल ब्रीच किया है या फिर जो भी एसेंशियल टर्म्स एंड कंडीशन जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है उसे फॉलो नहीं किया जा रहा है। फंडामेंटल ब्रीच को हम और फर्दर देखते हैं कि क्या क्या इसके और पार्ट्स हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर 28 दिन के लिए अपना काम बंद कर देता है और प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो इनिशियली सबमिट किया गया है उसमें कोई भी वर्क स्टॉपेज नहीं दिखाया गया है और ये जो काम बंद किया गया है या स्टॉपेज है वो इंजीनियर से ऑथराइज्ड नहीं है। कोई भी इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर को इंस्ट्रक्ट करता है डिले के लिए और ये सिमिलर इंस्ट्रक्शन 56 डेज के अंदर अगर विड्रॉ नहीं किया जाता है तो भी ये फंडामेंटल ब्रीच की कैटेगरी में आता है। इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस प्रोवाइड करता है और वो डिफेक्ट को करेक्ट करने में सक्षम नहीं होता है, उसे डिफेक्ट को करेक्ट नहीं कर पाता है डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के अंदर, तो भी ये एक फंडामेंटल ब्रीच की कैटेगरी में आता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर उसे जो नोटिफाई किए गए डिफेक्ट्स हैं उन्हें अगर करेक्ट नहीं कर पाता है तो कुछ पेनल्टी उस पर चार्ज की जा सकती है। ऐसे सिमिलर केस में जहां पर कॉन्ट्रैक्टर किसी डिफेक्ट को करेक्ट नहीं कर पा रहा है और इंजीनियर ने उसे नोटिस ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है रिगार्डिंग वो डिफेक्ट, तो इस केस में इंजीनियर वो कॉस्ट असेस करेगा और कॉन्ट्रैक्टर को वो उसका डबल पे करना होगा। और अगर कॉन्ट्रैक्टर वो अमाउंट पे नहीं कर पाता है तो वो सेम अमाउंट रिकवर किया जाएगा उसके रनिंग बिल से या फिर सिक्योरिटी अमाउंट से। अगर वो अमाउंट फिर भी ज्यादा होता है तो फिर वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी से रिकवर किया जाएगा। अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने किसी वर्क को इतना डिले कर दिया है कि जिसके लिए उसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिक्विडेटेड डैमेज चार्ज किया जा सके, उसके बाद में एम्प्लॉयर को अथॉरिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सके। अगर कॉन्ट्रैक्टर इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करने में फेल हो जाता है तो भी टर्मिनेशन का प्रोविजन है। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर किसी भी करप्ट, फ्रॉडुलेंट या कोहर्सिव प्रैक्टिस में पाया जाता है और एम्प्लॉयर ये सही मानता है तो उस केस में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है। प्रोजेक्ट के दौरान कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर के बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट हो जाता है तो उस तरह के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए कुछ मेजर्स सीबीडी में दिए गए हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड कोई डिस्प्यूट अराइज होता है कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर के बीच में तो इस तरह का इशू एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को नोटिफाई किया जाना चाहिए एंड उनके पावर्स के अंदर जो कि इंजीनियर के रैंक के ऊपर है इसे डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाना चाहिए और इस रिक्वेस्ट को रेज किए जाने के 45 डेज के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपना डिसीजन कॉन्ट्रैक्टर को कन्वे करेगी। इस तरह की डिस्प्यूट रिड्रेसल की रिक्वायरमेंट कोई भी पार्टी रेज कर सकती है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर इंजीनियर। अगर किसी भी वर्क को 120 डेज से ज्यादा हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके, तो कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्टर या इंजीनियर डिस्प्यूट रिड्रेसल के लिए अप्लाई नहीं कर सकती है। और अगर कोई भी पार्टी डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम में लिए गए डिसीजन से सहमत नहीं है या एग्री नहीं करती है तो वो आर्बिट्रेशन के लिए फर्दर अपील कर सकती है। कोई भी पार्टी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के डिसीजन से सहमत नहीं है वो आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकती है और अगर ये डिमांड कॉन्ट्रैक्टर के साइड से रेज की जा रही है तो उसे क्लेम अमाउंट का 2% इंजीनियर को डिपॉजिट करना होगा।
आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग खत्म होने के बाद में ये 2% का जो अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर ने पे किया है इंजीनियर को, ये फी के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया जाएगा और इस एडजस्टमेंट के बाद में अगर कोई अमाउंट बचता है तो वो पार्टी को रिफंड कर दिया जाएगा विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अवार्ड ऑफ डिसीजन। अगर कोई भी एग्रीमेंट 10 करोड़ तक की अमाउंट का है तो वो सिंगल आर्बिट्रेटर को रेफर किया जाएगा और वो सिंगल आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा या तो इंजीनियर इन चीफ, जो कि पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है उसमें से चूज होगा। और अगर एग्रीमेंट का अमाउंट 10 करोड़ से ज्यादा है तो ये रेफर किया जाएगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को, जिसमें 3 आर्बिट्रेटर होंगे। उसमें एक आर्बिट्रेटर एम्प्लॉयर के द्वारा चूज किया जाएगा और दूसरा आर्बिट्रेटर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा चूज किया जाएगा और वो दोनों आर्बिट्रेटर मिलकर तीसरा आर्बिट्रेटर चूज करेंगे। अगर किसी भी केस में जो आर्बिट्रेटर कॉन्ट्रैक्टर द्वारा चूज किया गया है या और एम्प्लॉयर द्वारा चूज किया गया है वो दोनों तीसरे आर्बिट्रेटर को चूज नहीं कर पाते हैं तो 30 दिन के बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी वो तीसरा आर्बिट्रेटर जो कि प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर है उसे चूज करेगा। कोई भी पार्टी, कॉन्ट्रैक्टर या एम्प्लॉयर नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट के 30 डेज के अंदर आर्बिट्रेटर चूज नहीं कर पाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी उनके बिहाफ पे आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ आर्बिट्रेटर्स का जो डिसीजन होगा वही दोनों पार्टीज द्वारा माना जाएगा। आर्बिट्रेशन की सारी प्रोसीडिंग रेलेवेंट क्लॉज के अकॉर्डिंग होंगी और सारी प्रोसीडिंग्स इंग्लिश में की जाएंगी। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग और अपने अपने आर्बिट्रेटर्स का खर्चा दोनों पार्टीज खुद उठाएंगी। प्रीसीडिंग आर्बिट्रेटर का खर्चा दोनों पार्टीज इक्वली शेयर करेंगी। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के दौरान किसी भी प्रोजेक्ट को रोका नहीं जाएगा और अगर ड्यू पेमेंट्स आर्बिट्रेशन का हिस्सा नहीं है तो उन्हें भी रोका नहीं जाएगा। फी एंड चार्जेस आर्बिट्रेटर को द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग पे किए जाएंगे। सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉमन बिड डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग हमारा सेशन यहीं तक था। सभी क्लॉजेस की डिटेल के लिए आप कॉमन बिड डॉक्यूमेंट रेफर कर सकते हैं जो हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल की वेबसाइट पे डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल है। थैंक यू।